नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। जलेबी कांड के बाद राहुल गांधी का तिजोरी कांड, मोदी अडानी के चक्कर में कांग्रेस की नैया कैसे फिर डुबो दी राहुल गांधी ने, आज आपको यह दिखाऊं। महाराष्ट्र में वोटिंग से बस 2 दिन पहले राहुल की तिजोरी से पुराने कांड कांग्रेस के कैसे निकल आए, आपको यह भी दिखाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किसे मार देने की बात कहकर सनसनी फैला दी। अखिलेश यादव ने भी मान लिया कि यूपी उपचुनाव में खेला होने वाला है क्या, आज इसका चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा। फिर बात होगी दिल्ली की, कोई बीजेपी छोड़ रहा है, कोई केजरीवाल को छोड़ रहा है। दिल्ली चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ और उसके पहले ही कैसे गजब का सियासी तूफान आ गया। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को छोड़ा क्यों, पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को पार्टी में लेकर दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को बढ़त दे दी है क्या, आज इसका चैप्टर भी होगा। इसके अलावा हिंदुओं को जोड़ने निकले बाबा बागेश्वर ने कट्टर हिंदू बनाने का आज बड़ा ऐलान क्यों किया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर ने आज खुल्लम खुल्ला बता दिया बड़ा प्लान क्या है उनका। और फिर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने जिस फिल्म की तारीफ की, उसमें ऐसा क्या निकला। गोधरा में जलाए गए 59 हिंदुओं का वो सच जो फिल्म में भी नहीं है, वो आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए। G20 समिट में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इससे पहले ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय ने गरबा डांस से पीएम मोदी का स्वागत किया। कई लोगों ने पीएम मोदी को अपने हाथ से बनी पेंटिंग भी उपहार में दी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आज पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इस दौरान हेलीकॉप्टर के साथ ही सुप्रिया सुले के बैग की भी तलाशी ली गई। जब से उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग का मुद्दा बनाने की कोशिश की, तब से महाराष्ट्र में सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के हेलीकॉप्टर की जांच हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप 4 लागू करने में हुई देरी पर फटकार लगाई। कोर्ट ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने और छुट्टी घोषित करने के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि AQI सुधरता भी है तो भी बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैप 4 नहीं हटेगा। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जलेबी के बाद राहुल गांधी का तिजोरी कांड, मोदी अडानी के चक्कर में कांग्रेस की नैया फिर डुबो दी क्या। महाराष्ट्र में वोटिंग से बस 2 दिन पहले राहुल की तिजोरी से कांग्रेस के ही पुराने कांड कैसे निकल आए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किसे मार देने की बात कहकर सनसनी फैला दी। और अखिलेश यादव ने भी मान लिया है क्या कि यूपी उपचुनाव में खेला होने वाला है। सबसे पहले इसका चैप्टर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वही गलती कर दी जो हरियाणा चुनाव में की थी। जैसे हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी को अडानी से जोड़कर खुद की हंसी उड़वाई थी, वैसे ही आज उन्होंने महाराष्ट्र में किया। आज महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन जाकर राहुल गांधी एक तिजोरी लेकर आ गए। आज उनकी बत्ती जली कि आज कुछ अद्भुत करते हैं, तो एक तिजोरी लेके आ गए। लोग भी हैरान रह गए कि ये क्या नया तमाशा है बॉस। लेकिन जैसे ही तिजोरी खुली, वैसे ही सारा मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी जो तिजोरी लेकर आए उसमें तो वही घिसा पिटा माल निकला जो घिसा पिटा माल राहुल गांधी कई सालों से पब्लिक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक नकार रही है। अडानी अडानी करके राहुल गांधी ने अपने कई साल गुजार दिए, लेकिन पब्लिक भाव नहीं दे रही। लेकिन राहुल गांधी कोई बात ही समझ में नहीं आ रही। बार बार राहुल गांधी मोदी अडानी करते हैं और चुनाव हारते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को अब कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि मोदी अडानी का नाम लेकर भाई साहब कोई बड़ी तोप चला दी उन्होंने। उनके आसपास के लोग भी वैसे ही हैं, अरे सर 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 क्या कर दिया आप। तो राहुल गांधी एक तिजोरी लेके आ गए, उसमें लिख दिया एक है तो सेफ है। सेफ मतलब तिजोरी वाला सेफ। अब आप देखिए, पूरे चुनाव राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। चुनाव में कहीं कुछ हलचल भी राहुल गांधी के नाम पर नहीं हुई। जब पूरा चुनाव बीत गया, तब आखिरी दिन राहुल गांधी को तिजोरी वाली बात याद है। अरे यार, तिजोरी लेके चलते हैं। तिजोरी को सेफ भी कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने इसी को ट्विस्ट देते हुए मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कह दिया कि एक हैं तो सेफ हैं का मतलब यह है कि मोदी अडानी एक हैं
तो सेफ हैं, लेकिन धारावी सेफ नहीं है जिसका काम अडानी के पास है। लेकिन अडानी की बात करना राहुल के लिए ब्लंडर से कम नहीं, क्योंकि अडानी की बात करते करते कई बार राहुल गांधी की राजनीति पिट चुकी है और पिटी हुई चालों से चुनाव नहीं जीते जाते। पता नहीं राहुल गांधी कब समझेंगे। राहुल गांधी के पास और कोई मुद्दा भी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए वो बार बार अडानी 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 कर, पब्लिक भी बोर हो गई, बॉस आगे बढ़िए ना। और इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं जैसे कि आज उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन किया। राहुल गांधी के सियासी ब्लंडर के बारे में आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी को वो तिजोरी भी दिखाऊंगा जिसमें कांग्रेस और अडानी के कई राज छिपे हैं, वो तिजोरी हम खोलेंगे। लेकिन पहले देखिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र से लेकर झारखंड यूपी तक में कैसे जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। फिर आपको इस तिजोरी के बारे में विस्तार से बताऊं। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। जागी रही भावना जैसे पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। थोड़ा पण मुंबईवरती घाला घातला तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। उद्धव ठाकरे किसे काटने की बात करने लगे, यूपी में ओवैसी कैसे हुंकार भरने लगे, योगी आदित्यनाथ यूपी छोड़कर झारखंड में प्रचार क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात राहुल गांधी की तिजोरी दिखाकर चुनाव जीतने के सपने देखने की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे का यह कहकर मजाक उड़ाया कि इस नारे में सेफ का मतलब तिजोरी से है और एक होने की बात मोदी और अडानी के एक होने से जुड़ी हुई। राहुल गांधी कैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेकर आए और पीएम मोदी और अडानी को टारगेट करने लगे, पहले जरा देखिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। एक है तो सेफ है, एक कौन है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है, अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा, धारावी की जनता को होगा। राहुल गांधी अंदर से गदगद थे कि आज तो गजब ही कर दिया है बॉस। महाराष्ट्र के चुनाव में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुद्दा छाया हुआ है क्योंकि इसका टेंडर अडानी समूह को मिल गया। राहुल गांधी यही आरोप लगा रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर यह प्रोजेक्ट का टेंडर गौतम अडानी को दिया गया। दरअसल नवंबर 2022 में धारावी स्लम रीडेवलपमेंट के लिए बिडिंग, इस बिडिंग में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। पहले अडानी ग्रुप, दूसरा डीएलएफ, तीसरा श्री नमन ग्रुप। इन तीनों ग्रुप में से सबसे बड़ी बोली अडानी समूह ने 5069 करोड़ रुपए की लगाई। डीएलएफ ने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई। श्री नमन ग्रुप टेक्निकल राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया। दिसंबर 2023 में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठे थे। उस वक्त अडानी समूह ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें यह प्रोजेक्ट पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया से मिला है जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बोली लगाई थी और बिडिंग प्रक्रिया की शर्तें महाविकास अघाड़ी की सरकार में तय हुई थी। महायुति सरकार में नहीं, बीजेपी सरकार में नहीं, शिवसेना कांग्रेस की सरकार के समय बिडिंग प्रक्रिया तय हुई थी, यह उन्होंने कहा था सफाई में। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अडानी इंफ्रा को अगले 7 साल में लोगों को पूरी तरह पुनर्वासित करते हुए पक्के मकान बनाकर देने होंगे। लेकिन इन सब फैक्ट्स से राहुल गांधी का कोई लेना देना तो है नहीं। फैक्ट्स और राहुल गांधी, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
पीएम मोदी के खिलाफ जब राहुल गांधी को कुछ ठोस नहीं मिलता तो वो हर बार गौतम अडानी और पीएम मोदी का एक पोस्टर लहराने लगते हैं। चाहे बात लोकसभा की रैली की हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, राहुल गांधी अब इसी भरोसे रहते हैं कि वो अडानी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर दिखा देंगे, हवा में कुछ आरोप लगा देंगे, लोग मान लेंगे। मान रहे हैं बॉस, राहुल गांधी को कोई तो समझाए बॉस कि नहीं चल रहा। आदमी पटाखा भी फोड़ता है और वो नहीं चल रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाता है, कुछ और नया करता है। राहुल गांधी वहीं फंसे। आज राहुल गांधी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक बड़ा पोस्टर निकाला। इसमें गौतम अडानी के साथ अलग अलग कांग्रेसी नेताओं की तस्वीर थी। इसमें गौतम अडानी राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिख रहे हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं, अभी हाल में ही नजर आए थे। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी दिख रहे हैं। इन तस्वीरों ने एक झटके में राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव ही खत्म कर दिया। उस तो होमवर्क कीजिए बॉस कि फिर मेरे से पलट के सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब इस पोस्टर पे क्या जवाब दीजिएगा? इन तस्वीरों को दिखाकर बीजेपी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी फेक हैं। सुनिए बीजेपी को। रॉबर्ट वड्रा आहेत, गहलोत आहेत, तेलंगानाचे मुख्यमंत्री आहेत, हुड्डा आहेत। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी को पोस्टर का जवाब पोस्टर से देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी मोर्चा संभाला। कहा कि जिन्होंने देश को लूटा हो उनके लिए सेफ यानी सुरक्षित का मतलब भी सेफ यानी तिजोरी ही हो सकता है। संबित पात्रा ने 2 पोस्टर दिखाकर राहुल गांधी की कैसे जमकर क्लास लगाई ये भी देखिए। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। पीएम मोदी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी संसद में उन तस्वीरों को भी लहरा चुके हैं जिसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक ही प्लेन में दिख गए। लेकिन राहुल गांधी गौतम अडानी और अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरों को कभी नहीं लहराते, ना ही रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी के बीच अच्छी दोस्ती के बारे में बता। दावा है कि साल 2009 में तो रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी इतने करीब थे कि रॉबर्ट वाड्रा अडानी ग्रुप के एयरक्राफ्ट में सवार होकर गुजरात के कच्छ तक गए थे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रॉबर्ट वाड्रा गौतम अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट देखने गए थे और वो गौतम अडानी के प्राइवेट एयरक्राफ्ट में कच्छ के मुद्रा तक गए थे। सर्च कीजिए, हमको भी सर्च करके ही मिला मीडिया रिपोर्ट्स। उस वक्त इससे जुड़ी खबरें अखबारों में, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी। जबकि राहुल गांधी आरोप लगाते कि नरेंद्र मोदी तो अडानी के प्राइवेट एयरक्राफ्ट में यात्रा करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या? राहुल गांधी बार बार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जब गौतम अडानी को केंद्र सरकार से या बीजेपी की राज्य सरकारों से भी टेंडर मिलता है तो वो मिली भगत से मिलता है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी समूह के तो कई सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के राज्यों में भी चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन गौतम अडानी को अपने यहां निवेश के लिए न्योता देता है। इन राज्यों में गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी तो लिस्ट लंबी है बॉस। जैसे फरवरी 2021 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब अडानी पोर्ट और एसईजेड ने दिघी पोर्ट रायगढ़ को 705 करोड़ में एक्वायर किया था। तब तो आपकी सरकार थी, तब अडानी से दिक्कत नहीं थी। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल सीएम थे, तब कोल माइनिंग से जुड़ा एक प्रोजेक्ट अडानी समूह को मिला। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए अडानी समूह के साथ डील हुई थी। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी राजस्थान में अडानी समूह को मिला था।
फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के साथ अडानी समूह ने 2 सीमेंट फैक्ट्री फिर से शुरू करने की डील फाइनल की। अक्टूबर 2024 में अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को 100 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 12,400 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी की तो अडानी के साथ मुलाकात की तस्वीरें आ चुकी हैं। तब रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर तेलंगाना के विकास के लिए वो अडानी से फंड ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन राहुल गांधी को ये बातें समझ में नहीं आती क्या? या फिर वो देश को ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं देश को मान लेना चाहिए? क्यों मान लेना चाहिए बॉस? और आप करना क्या चाह रहे हो? देश में क्या माहौल बनाना चाह रहे हो? जितना आप ऐसा कर रहे हो उतना आप नरेंद्र मोदी को ईमानदार साबित कर रहे हो, क्योंकि आप करते हो तो ठीक, और मोदी की सरकार में हो जाए, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो फिर वो चोरी है। कैसे बॉस? पब्लिक नहीं पूछेगी। अडानी को लेकर राहुल गांधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार में गौतम अडानी बड़े उद्योगपति बन गए। नरेंद्र मोदी के 10 साल में गौतम अडानी की किस्मत चमक गई। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी की किस्मत बदलने वाला मुद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट की जो जमीन थी सबसे पहले कांग्रेस सरकार में मिली थी। मैं आपको राहुल गांधी और कांग्रेस की तिजोरी में अडानी और कांग्रेस के क्या हिसाब किताब है वो आपको निकाल के दिखा रहा हूं। साल 1993 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उनके सरकार में गौतम अडानी को मुद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी गई थी। तब किसने गौतम अडानी को आगे बढ़ाया? मुद्रा पोर्ट गौतम अडानी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बॉस। खुद गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1993 में उन्हें यह जमीन 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गई थी, और उस वक्त यह पूरी तरह से बंजर, खराब और पानी में डूबी हुई जमीन थी। कांग्रेस से गौतम अडानी की नजदीकियों के बारे में खुद गौतम अडानी बता चुके हैं। गौतम अडानी अपने सफल होने का एक बड़ा क्रेडिट राजीव गांधी को देते हैं। गौतम अडानी ने बताया था कि राजीव गांधी की नीतियों की वजह से वो अपना एक्सपोर्ट हाउस शुरू कर पाए। गौतम अडानी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर राजीव गांधी नहीं होते तो वो उद्योगपति बन ही नहीं पाते। तो राहुल गांधी को उस तिजोरी से राजीव गांधी की भी फोटो निकालनी चाहिए थी। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी बॉस? क्या माहौल बनाना चाहते हैं देश में? राहुल गांधी बात भी बार बार करते हैं कि पीएम मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां गौतम अडानी को उस देश में बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन वो ये बात बहुत चालाकी से छुपा लेते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान भी गौतम अडानी को दूसरे देशों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे। नवंबर 2009 की बात है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम केविन रूड भारत आए थे और उसके कुछ ही महीने बाद अगस्त 2010 में अडानी समूह में ऑस्ट्रेलिया में निवेश शुरू कर दिया। तब मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ गड़बड़ किया था। साल 2010 में शेख हसीना भारत आई थी। उस वक्त अडानी समूह ने बिजली को लेकर बांग्लादेश के साथ बड़ी डील साइन की थी। तो मनमोहन सिंह के साथ सेटिंग गेटिंग करके की थी क्या? इसी तरह साल 2010 में इंडोनेशिया के साथ रेल प्रोजेक्ट पर डील हुई थी। यानी गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी के एक भी आरोप में इत्तू सा भी सच नहीं दिखता। राहुल गांधी के पास इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों हो रहा है। क्यों वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर गौतम अडानी से डील नहीं करने के लिए कहते हैं? कहिए ना भाई, ये आदमी अगर बेकार है, ये देश का पैसा लूट रहा है, तो कहिए अपने यहां के मुख्यमंत्रियों को कि नहीं करो इससे डील। इसकी मोदी से सेटिंग गेटिंग चल रही है, ये देश को लूट रहा है। अपने यहां निवेश कराएंगे और यहां फिर सेफ से निकालेंगे फोटो और उसके बाद कहेंगे कि बहुत बड़ा तूफानी काम कर दिया। इसका साफ मतलब है कि गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के आरोप सिर्फ सियासी, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो बार बार अंबानी अडानी करने लगते हैं। आज इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा और राहुल गांधी को नया नाम भी दिया। सुनिए एक बार। कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे यानी एकजुट रहेंगे
तो सुरक्षित रहेंगे का नारा दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने वर्ड प्ले करके इसे ट्विस्ट कर दिया, शब्दों के साथ खेल दिया। लेकिन राहुल गांधी को यह दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसके जवाब में बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का नया मौका मिल गया। इस पोस्टर वॉर में बीजेपी ने बैक टू बैक कई हमले कर दिए। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर यह नारा दे दिया कि हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। इस पोस्टर में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस है तो आतंकी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ हैं और वक्फ सेफ है, इसलिए हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। बीजेपी ने पोस्टर लाद दिया। अब बताइए, राहुल गांधी ने बैठे बैठे अपने एक सियासी स्टंट से पूरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और वो यही करते ही हैं, वो प्रचार में उतरते हैं, पार्टी जो है वो नीचे उतर जाती है। बीजेपी को यह बताने का उन्होंने मौका दे दिया कि कांग्रेस राज में कौन सेफ है, कौन अनसेफ है। सेफ अनसेफ की लड़ाई में पीएम मोदी कैसे देश को सेव कर रहे हैं, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सेव कर रहे हैं, आपको यह भी दिखाता हूं। राहुल गांधी शायद समझ नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी किस सेफ होने की बात कर रहे हैं। एक रहेगा देश तो सेफ रहेगा, और नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सेव कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे सेफ है, आपको यह भी देखना चाहिए बॉस। यह सबसे बड़ी सेफ्टी नरेंद्र मोदी ने दे दी है, इसलिए हम और आप जो है इस तरह से देश में विकास देख पा रहे हैं। मैं आपको G20 देश जो है ना, अभी गए हुए हैं नरेंद्र मोदी G20 में, उसकी जीडीपी ग्रोथ दिखाता हूं। जीडीपी ग्रोथ देखिए बॉस, G20 देशों नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे अपना भारत है बॉस। पूरे G20 देश में भारत की विकास दर 7% बनी हुई है, 7% सबसे ज्यादा। इसके बाद इंडोनेशिया आता है, जिसकी विकास दर जो है ये भारत से 2% कम है, 5% पे बॉस नंबर 2 की। चीन हमसे नीचे है, 4.8 पर बैठा हुआ है। रूस हमसे बहुत पीछे है, 3.6 पे बैठा हुआ है। और ब्राजील 3% पे बैठा हुआ है। अमेरिका हमसे पीछे है। मतलब G20 के सारे देश, अमेरिका यूएस कितने पे है? 2.8% पे बैठा हुआ है बॉस। कनाडा जो इतना भारत के खिलाफ आजकल बोलने का प्रयास करता है, 1.1% की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है, 1%। यूके 1.1% पे बैठा हुआ है, जो भारत पे राज करके गया है इतने साल तक, वो वहां जाके अपनी नैया डुबा, अपनी लुटिया डुबा के बैठा है। ये है भारत अपना बॉस। G20 देश, बड़े बड़े प्रभावशाली देशों में नंबर 1 पे भारत बैठा हुआ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नरेंद्र मोदी ने सेव किया है। पीएम मोदी अभी ब्राजील में G20 सम्मेलन में ही हिस्सा लेने गए, वहां वो अलग अलग देशों के नेताओं से भी मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने कामकाज से विरोधियों को जवाब देते हैं, और यही राहुल गांधी की बौखलाहट है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा 10 साल में मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए वो कभी राफेल की डील पर सवाल उठाते हैं, कभी चौकीदार चोर कह के फंस जाते हैं, कभी मीडिया पर गुस्सा उतारने लगते हैं, मीडिया को भला बुरा कहने लगते हैं। अब जैसे अमरावती में रैली करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को गुलाम कह दिया, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चैनल के रिपोर्टर का मजाक उड़ाने लगे। जरा सुनिए राहुल गांधी। अंग्रेजी में बोलते हो, हिंदी में भी बोलना है। नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी के हो? एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी है। पकड़ लिया देखा? नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं। जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, देखिए ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम है। राहुल गांधी मीडिया को गुलाम बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उनके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, जो उनको ये नहीं बताते कि सर आप जो बोलते हैं उसमें फैक्ट नहीं होता, उसमें सच नहीं होता, वो कौन सी गुलामी कर रहे हैं? वो गांधी परिवार की गुलामी कर रहे हैं क्या?
मीडिया के लोगों को गुलाम बोल देना सबसे आसान है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो बिना फैक्ट की बातें मीडिया नहीं दिखा सकता बॉस। तो क्या करो, गुलाम बोल दो। गुलामी ये होती है कि कोई झूठ पे झूठ बोलता जाए और उसको आप दिखाते रहो, कहे वाह 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 सर क्या बात है, बहुत अच्छा कर दी। इसी गुलामी से तो देश निकल रहा है बॉस। राहुल गांधी अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह से रिपोर्टर्स को टारगेट करते हैं, और ये सिर्फ बातें मोहब्बत की दुकान की करते हैं। असल में मोहब्बत की दुकान से क्या सामान निकल रहा है वो आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से समझ सकते हैं। खड़गे ने क्या ऐसा बोल दिया जिस पर बवाल हो गया, सुनिए, आप खुद सुनिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। बताइए, मारने की बातें हो रही हैं भाई, और कहां तो मोहब्बत की दुकान चल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में उनके साथी उद्धव ठाकरे भी कैसे पीछे रहते। कांग्रेस के सहयोगियों का भी हाल कांग्रेस जैसा ही है। उद्धव ठाकरे भी मरने मारने जैसी ही भाषा बोल रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कोई मार दो कह रहा है, कोई काटने की बातें कर रहा है। यह तो जनता तय करेगी कि किसका पत्ता कटेगा किसका नहीं। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी तक चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। झारखंड में आज प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी पहुंच गए, जबकि यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी यूपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से रिलैक्स है, इसलिए वो दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए लास्ट मिनट तक माहौल बनाने में जुटे। झारखंड में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने सुपरहिट नारे बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव क्यों तनाव में। अब बटना नहीं है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है, एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यूपी उपचुनाव में जीत पक्की कर ली है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनके शब्दों में ऐसा लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश आजादी के बाद सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। यानी वो खुद मान रहे हैं कि मामला टाइट है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो यूपी के भविष्य का रुख तय करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया और आखिर में लिखा कि आप सबसे अपील है, करें 100% मतदान, रहें 100% सावधान। जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। यूपी का उपचुनाव हो या झारखंड महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, हर पार्टी के लिए चुनाव करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि यहां से जिसका भी मामला डिरेल हुआ वो लंबे वक्त तक बैकफुट पर ही रहने वाला है। अगले साल सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से एक राज्य दिल्ली में तो 2-3 महीने में ही चुनाव हो जाएगा। फिर अगले साल के आखिर में जाकर बिहार में चुनाव होगा। तब तक उसी पार्टी का माहौल रहेगा जो इस वक्त चल रहे चुनावों को जीतेगा। लेकिन अगले साल जो चुनाव है दिल्ली का, वो भी बहुत तूफानी है। और पाठशाला में अब अगली क्लास इसी से जुड़ी हुई। कोई बीजेपी छोड़ रहा है, कोई केजरीवाल को छोड़ रहा है। दिल्ली चुनाव शुरू होने के पहले ही कैसे गजब का तूफान आ गया है। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को छोड़ा क्यों? आखिर पर्दे के पीछे की असल कहानी है क्या? बीजेपी ने कैलाश गहलोत को पार्टी में लेकर दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को बढ़त दे दी है क्या? अब इसका चैप्टर। देश अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बिजी है, लेकिन बॉस इसके बाद नंबर दिल्ली चुनाव का है। और दिल्ली चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव की तारीख का ऐलान तक नहीं हुआ और अभी से दिल्ली में सियासी तूफान आ चुका है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव उनके जीवन का सबसे अहम चुनाव है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो उसके बचने का संकट खड़ा हो जाएगा।
और बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि बीते 30 साल से लगभग बीजेपी दिल्ली से सत्ता से बाहर। बीजेपी देश के कई राज्य जीत गई बीते 10 साल में, लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी। और उसे लगता है कि शीश महल और शराब घोटाले के आरोपों में घिरे केजरीवाल को हराने का यह सबसे तगड़ा मौका है। ये गया हाथ से तो फिर खेल खत्म है बॉस। लेकिन यह सब जानते हुए भी बीजेपी ने क्या पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया, केजरीवाल कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तोड़ रहे हैं, और आप छोड़कर बीजेपी में रातों रात पहुंच गए कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को छोड़ा क्यों, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली से आज की सबसे बड़ी खबर यह आई कि केजरीवाल के ऑलमोस्ट राइट हैंड टाइप रहे कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी छोड़ी, मंत्री की कुर्सी छोड़ी और 24 घंटे से भी कम समय में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पब्लिक सवाल पूछ रही है कि बीजेपी तो पूरी आम आदमी पार्टी को करप्ट बताती है, तो फिर केजरीवाल के राइट हैंड को पार्टी में लिया क्यों? कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हुआ, बीजेपी को क्या फायदा हुआ, या फिर उल्टे बीजेपी को नुकसान हुआ और केजरीवाल को फायदा हुआ, यह आगे बताऊंगा। पहले यह देखिए कि आम आदमी पार्टी इस पर अब खुलकर कह रही है कि कैलाश गहलोत का इस्तीफा बीजेपी की साजिश है। ईडी सीबीआई के जरिए कैलाश गहलोत पर दबाव बनाया गया, दबाव की वजह से ही कैलाश गहलोत बीजेपी में गए। केजरीवाल के डर से बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। यानी कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में रहकर केजरीवाल के लिए उतने फायदेमंद नहीं हुए जितना अब वो बीजेपी में जाकर हो गए, क्योंकि अब केजरीवाल एंड टीम खुलकर कह सकती है कि भाई अगर वो करप्ट होते तो बीजेपी करप्ट पार्टी के करप्ट नेता को अपने साथ क्यों लेती। अब लिया है, इसका मतलब केजरीवाल पर करप्शन का जो आरोप लगाया वो सिर्फ पॉलिटिकल था, वो बोलेंगे पब्लिक के पास जाकर। और आम आदमी पार्टी को यह कहने का मौका खुद बीजेपी ने दिया। हालांकि कैलाश गहलोत इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, कहने कि उन्होंने किसी दबाव में यह काम नहीं किया। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए, फिर दिल्ली में आए सियासी तूफान की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था मुझ पे, लेकिन दिल्ली में पार्टी छोड़ो पार्टी ज्वाइन करो का खेला सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो रहा, झटका बीजेपी और कांग्रेस को भी लगा है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर केजरीवाल को झटका दिया, लेकिन केजरीवाल ने इसका हिसाब बीजेपी नेता अनिल झा को आम आदमी पार्टी में शामिल करा के पूरा किया। अनिल झा बीजेपी के टिकट से किराड़ी विधानसभा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और दिल्ली में पूर्वांचल के नेताओं में अनिल झा की पहचान है। इसके अलावा आज केजरीवाल ने कांग्रेस के बड़े नेता सोमेश शौकीन को भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा दी। सोमेश शौकीन कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और दिल्ली देहात के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। यानी 2 दिन में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इससे पहले 4 नवंबर को बीजेपी नेता और पूर्व काउंसलर बीबी त्यागी और उससे पहले 31 अक्टूबर को बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे ब्रह्म सिंह तंवर भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखो केजरीवाल की नैया डूब रही है और पैनिक में नेता केजरीवाल को छोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल ने इसका तोड़ तैयार कर दिया बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराकर कि हमारी नैया डूब रही होती तो ये काहे आते भाई हमारे साथ। केजरीवाल तो अब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में जो काम किया है उससे प्रभावित होकर कई नेता आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। सुनिए केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कैसे कैलाश गहलोत ने बीजेपी में जाकर केजरीवाल को संजीवनी दे दी। दिल्ली के बहुत बड़े नेता सोमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। तो जो विकास दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सोमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस से जो नेता आम आदमी पार्टी में गए उससे भी ज्यादा चर्चा कैलाश गहलोत के केजरीवाल को छोड़ने और बीजेपी को पकड़ने दोनों की, क्योंकि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने की जो वजह बताई थी वो हैरान करती। कैलाश गहलोत को अरविंद केजरीवाल का करीबी नेता माना जाता है। वो परिवहन, गृह,
महिला और बाल विकास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहले आप देखिए कि कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे की वजह क्या बताई। गहलोत ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमारे कई वादे अधूरे रह गए। जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय हम अपने एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। यमुना को हमने साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई। शीश महल जैसे अजीब और शर्मनाक विवाद पार्टी के साथ जुड़े हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी हैं? दिल्ली सरकार का समय केंद्र सरकार से लड़ने में बीत रहा है। इस वजह से आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये सारी बातें कैलाश गहलोत ने उस चिट्ठी में लिखी जो उन्होंने इस्तीफे के तौर पर केजरीवाल को भेजी थी। कैलाश गहलोत की बातों से लग रहा है जैसे वो आम आदमी पार्टी से कितना परेशान है। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को कितना फर्क पड़ा है, ये केजरीवाल के बयान से दिख रहा है। केजरीवाल बिना किसी टेंशन के कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत फ्री हैं, जहां मन करे वहां चले जा सकते हैं। एक बार केजरीवाल को सुनिए। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर क्या उनकी वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर क्या उनकी वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते हैं। कैलाश गहलोत के मुताबिक वो दिल्ली वालों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़ दी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आज कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए, उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी से दिक्कत थी तो निर्दलीय चुनाव मैदान में आते ना बॉस। आम आदमी पार्टी अगर लक्ष्य भूल गई है तो कैलाश गहलोत ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? शीश महल से दिक्कत थी तो अब तक खामोश क्यों बैठे थे? भाई आप तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप तो गए थे केजरीवाल के घर। आपको पहले नहीं दिख रहा था कि वहां पे शीश महल बन गया है या केजरीवाल का जो घर बना है वो कैसा बना है? अभी आपको परसों रात को नींद में ख्याल आया कि अरे अरे ये तो बहुत बड़ा घर बना लिया, धोखा हो गया। पार्टी में रहते हुए कैलाश गहलोत ने इन सारे मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? कह रहे हैं यमुना साफ नहीं कर पाए। 10 साल में आपको पता नहीं चला था कि यमुना गंदी है या साफ है? परसों शाम में यमुना किनारे गए थे क्या? या यमुना मैया नींद में आई थी और कहा था कि अरे हमको साफ नहीं किए? इसलिए ये सारे सवाल तो उठेंगे। कह रहे हैं कि हम सेंटर से लड़ते रहते, तो आज से लड़ रहे हैं बॉस। ये मामला तो कोर्ट तक में गया। कैलाश गहलोत जो इस्तीफे की वजह बता रहे हैं उनमें से कोई भी चीज नई नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ने की कोई वजह तैयार कर रहे थे ताकि बाहर निकलें, बीजेपी में जाएं और फिर एक मुद्दा बने। इतनी तेजी से केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी में जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा। क्या गंदी यमुना कैलाश गहलोत को पहले नहीं दिख रही थी या रात में सपना आ रहा था? अभी सितंबर में ही जब केजरीवाल तिहाड़ से रिहा हुए थे तो यही कैलाश गहलोत इकलौते नेता थे जो तिहाड़ से केजरीवाल के साथ गाड़ी में बैठ के आए थे। आप तस्वीर देखिए, यह वही तस्वीर है जिस शीश महल से कैलाश गहलोत को परेशानी हो रही है, उसी घर में केजरीवाल को माला पहना के वो स्वागत कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए। आज समय सोशल मीडिया का है, इस तरह की बातें छुप नहीं सकती। कैलाश गहलोत ने जिस तरह से पलटी मारी है उस पर आम आदमी पार्टी ने जो कहा था उसमें दम दिखाई देने लगा है लोगों को। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है। केजरीवाल के लोग तो ये बात कहेंगे ही। वो तो पहले से कहते आए कि बीजेपी दबाव बनाती है, आरोप लगाती है और फिर उसी नेता को पार्टी में शामिल करवा लेती है। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को पार्टी में लेकर केजरीवाल का ही काम कर दिया। लोग तो पूछेंगे कि इन्हीं कैलाश गहलोत पर बीजेपी के नेता कैसे कैसे आरोप लगाते थे। मैं आपको एक पुराना ट्वीट दिखाता हूं जो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कैलाश गहलोत को लेकर किया था। इसमें कपिल मिश्रा ने लिखा था कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहां आईटी को क्या मिला? 175 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, एक प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम, 2.25 करोड़ के जेवरात जब्त हुए हैं, 100 करोड़ की टैक्स चोरी हुई। यानी बीजेपी के लिए कैलाश गहलोत भ्रष्टाचारी नेता थे जिन पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। कपिल मिश्रा ही नहीं, बीजेपी के कई नेता कैलाश गहलोत पर आरोप लगाते रहे। सवाल है कि फिर ऐसे नेता को क्यों लिया बीजेपी? कभी महिला सुरक्षा को लेकर तो कभी शराब घोटाले को लेकर बीजेपी नेताओं के कुछ पुराने बयान आपको सुनवाता हूं। 23 मार्च 2022 में ही श्री कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट श्री प्रेमोदय खाखा असिस्टेंट डायरेक्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मे बी डेप्यूटेड एज ओएसडी ऑफ विमेन एंड चाइल्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर। यानी
ये अफसर उनके बहुत पसंदीदा अफसर थे, ये उनकी हैंडपिक्ड चॉइस थे। इसीलिए मंत्री साहब इस चरित्रहीन दरिंदे को अपने साथ ओएसडी बनाया भी और 1 वर्ष तक रखा भी। मीडिया की खबरों से पता चल रहा है कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की। अब इसीलिए बीजेपी से सवाल हो रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इतना भ्रष्ट बताया उसको लिया क्यों पार्टी में। और अगर बीजेपी में अगर आप दिल्ली में बीजेपी आगे है और केजरीवाल की नैया डूब रही है तो उस नैया से कोई कूद रहा तो अपनी नैया में बैठाने की जरूरत क्या है। फिर उसको कहो कि तुम अलग जाओ यार, मेरे पास क्यों आ रहे हो। मैं भ्रष्टाचारी पार्टी जिसको बता रहा हूं उसके नेता को नहीं ले सकता। और इसीलिए अब केजरीवाल जी से भी कुछ सवाल हैं कि उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को क्यों साथ लेना पड़ रहा है। अगर दिल्ली में इतना अच्छा काम किया तो अपने भरोसे जीते। यानी दिल्ली में इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया। पाठशाला में अब अगली क्लास। हिंदुओं को जोड़ने निकले बाबा बागेश्वर ने कट्टर हिंदू बनाने का बड़ा ऐलान क्यों किया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर ने आज खुल्लम खुल्ला क्या प्लान बताया है वो भी आपको बताता हूं। इस वक्त हमारे साधु संतों, धर्मगुरुओं और कथावाचकों में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर की बात इसलिए भी होती है क्योंकि वो एक नए मिशन पर निकले हुए। उनका यह मिशन है हिंदुओं को जोड़ना, हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन हिंदुओं को जोड़ना आसान नहीं है क्योंकि जातियों में हिंदू समाज बटा है, जिसका फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्हें हिंदुओं को आपस में ही बटे रहने में फायदा दिखता है। बाबा बागेश्वर पिछले कई सालों से लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश भर में आध्यात्मिक चेतना के लिए रामकथा कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के इस मकसद में एक ही समस्या आड़े आ रही। उनका मानना है कि जब तक देश का हिंदू जातियों में बटा रहेगा तब तक सनातन हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब लोग जातियों में बटे हैं तब तक इस देश में विपदा और संकटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसके लिए बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने के लिए देश भर में पदयात्राएं करने जा रहे हैं। पहली पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होने जा रही है, जो ओरछा तक जाएगी। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में हिंदुओं के जुटने की उम्मीद है। इस पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक डिमांड रख दी। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लेकर किस तरह का माहौल है। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। देखिए, अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है। बच्चे दो ही अच्छे, सच्चे के 30 क्यों बच्चे। प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक करेंगे। अब तक बाबा बागेश्वर अपनी कथा के मंचों से हिंदुओं को संगठित करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब वो मंच से उतरकर देश भर में पदयात्रा करने निकल रहा है ताकि जातियों में बटे हिंदुओं को एक साथ लाया जा सके। वो कह नहीं रहे हैं कि पहला लक्ष्य तो हिंदू बनाने का है, जाति छोड़ो, हिंदू अपनी पहचान बनाओ। बाबा बागेश्वर का मानना है कि हिंदू राष्ट्र से पहले लोगों का कट्टर हिंदू होना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप यह समझिए कि बाबा बागेश्वर के मुताबिक कट्टर हिंदू की परिभाषा है क्या, क्योंकि बहुत से लोग बाबा बागेश्वर के इस बयान को लेकर भ्रम फैलाने की तैयारी कर चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपना एजेंडा चलाने से पहले बाबा बागेश्वर ने साफ साफ शब्दों में इसके पीछे का कारण बताया। आप उनका बयान सुनिए, इसके बाद पदयात्रा के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर हिंदू। हिंदू सब है यहाँ। अब तुम ये मत कर देना कि हमारा काट के नया बयान चला दो, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हिंदू सब है, ये मत कह देना कि बाबा बागेश्वर बाबा ने कह दिया हिंदू नहीं। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में।
हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में सब हिंदू हैं, लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। यानी बाबा बागेश्वर के मुताबिक जो अपनी जात पात को छोड़कर अपनी पहचान हर परिस्थिति में सिर्फ हिंदू रखे, वो व्यक्ति कट्टर हिंदू। बाबा बागेश्वर ये मानते हैं कि जातियों में बटा हिंदू समाज सनातन हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए पदयात्रा के जरिए वो लोगों से फेस टू फेस मिलकर जातिवाद के बारे में समझाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बाबा बागेश्वर की पहली पदयात्रा के बारे में भी बताता हूं। यह पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होकर 30 नवंबर को ओरछा धाम तक पहुंचेगी। करीब 160 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 9 दिन में पूरा किया जाएगा। इस दौरान रोजाना करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। जो लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं उनको इसका शेड्यूल भी देखना चाहिए। 21 नवंबर को यह यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर कदारी गांव में पहुंचेगी, जहां रात को विश्राम की व्यवस्था है। दूसरे दिन यह पदयात्रा छतरपुर जिले के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। 23 तारीख को नौगांव पहुंचेगी। इस दौरान देश के दूसरे संत भी इसमें जुड़ जाएंगे। 24 नवंबर को चौथे दिन नौगांव से शुरू होकर यात्रा देवरी नाम के कस्बे में पहुंचेगी। 25 तारीख यानी 5वें दिन यात्रा मऊरानीपुर पर पड़ाव करेगी। इसके बाद 26 नवंबर को घुराट, 27 तारीख को निवाड़ी गांव, 28 तारीख को यात्रा ओरछा से पहले तिगट्टा गांव में रुकेगी और 29 तारीख को ओरछा धाम पहुंच जाएगी। बाबा बागेश्वर भगवान राम राजा सरकार की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वहां मौजूद हिंदुओं को एकजुट होने के लिए 7 शपथ दिलवाएंगे। इस पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर कोई चरण पादुका तक नहीं पहनेंगे, यानी वो नंगे पांव चलेंगे। और इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा में बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को आने से मना किया है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एक और अपील की है, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। इसके बाद दलितों को लेकर बाबा बागेश्वर ने कौन सी बड़ी बात कही है वो भी सुनवाओ। हिंदू धीरे धीरे घट रहा है, उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू हिंदू कहने से भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तब हमारे मन में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार आया। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है, जिस कारण से समाज में एकता नहीं होती और हिंदू एक नहीं हो पाते। तो हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठाने के लिए 160 किलोमीटर की प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक करेंगे। बाबा बागेश्वर की सोच एकदम क्लियर है, हिंदुओं को एकजुट करना है। और इस पदयात्रा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह ग्वालियर के एक सिनेमा हॉल का वीडियो है, जिसमें लोगों के साथ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की जानकारी शेयर की गई। इसे सुनने के बाद लोग उत्साहित होकर सनातन से जुड़े नारे लगाने लगे। ये देखकर लोग लिख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए सिनेमा में भी सनातन का प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा है। देखिए वहां कैसे नारे लगे। बागेश्वर राम सरकार अभी एक यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन हिंदू एकता यात्रा, जो कि बागेश्वर धाम से लेकर और राम राजा सरकार ओरछा तक चलेंगे, पैदल चलेंगे। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी इस्तेमाल करें। उनका स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो मुझे लगता है एक बार इसको अगर हम लोग करें, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बागेश्वर धाम सरकार की। बाबा बागेश्वर एक तरफ जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन हिंदू मंदिरों में जातिवाद खत्म करने के लिए भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने देश के शंकराचार्यों और संतों से अपील की है कि मंदिर के पुजारी के रूप में पूजा करने का अधिकार दलितों को भी मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर का मानना है कि देश का दलित पहले एक हिंदू है, इसलिए उसे भी भगवान की सेवा करने का अधिकार है। सुनिए बाबा बागेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए
सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार, और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। यानी बाबा बागेश्वर का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, जाति के नाम पर भेदभाव मत करो, हिंदू हो यही पहचान रखो। पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हैदराबाद में पुलिस ने नकली अदरक और लहसुन पेस्ट बनाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 1500 किलो लहसुन का पेस्ट बरामद हुआ है और 480 किलो खराब लहसुन भी मिला। ये लोग सड़े हुए अदरक लहसुन में सिट्रिक एसिड मिलाकर पेस्ट तैयार करते थे और उसे बोतल में पैक करके बेचते थे। आरोपियों के पास से मिक्सिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, वजन तौलने की मशीन, बोतलों पर तारीख लगाने वाला स्टैंप भी मिला है। इस सारे सामान की कीमत 4.5 लाख से ज्यादा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वही नकली और घटिया अदरक लहसुन का पेस्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।